रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना? आ गया सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग अगेन। अच्छा देखो, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास है। हाँ सर, तो बेसिक्स में हम लोग हाल फिलहाल में एक बार जर्नल एंट्री कंप्लीट किए हैं, है ना सर? तो जर्नल एंट्री तो कंप्लीट हो गया, लेजर पोस्टिंग भी हम लोगों ने सीखा। बट करेंटली मैं जर्नल लेजर को छोड़ के थोड़ा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह की तरफ बातचीत कर रहा हूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन द सेंस, सर ये अकाउंट्स बना कैसे है, मतलब अकाउंट्स बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, हर चीज का बनाने का एक तरीका होता है ना। जैसे एक मोबाइल फोन बनाने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक इंजीनियरिंग होता है। हर एक चीज एक कॉन्सेप्ट के आधार पे बना जाता है। जैसे जो लोग मोबाइल फोन बनाया है, जो एरोप्लेन बनाया, ऐसे हम लोग जानते हैं ना सर, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया। हाँ सर, और विल राइट एंड विलवर मोस्ट प्रोबेबली राइट ब्रदर्स के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। एग्जैक्ट नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऑरविल और विल्बर ऐसा कुछ नाम है। अमेरिकन दो भाई हैं जिन्होंने एरोप्लेन बनाने का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अब बात ये सर, ये तो उनके पास ब्लूप्रिंट था, उन्होंने बनाया, और ब्लूप्रिंट किसने डेवलप किया, इसको लेके कहीं मतलब बहुत सारा डिबेट है। तो ऐसा भी माना जाता है सर, मतलब माना जाता है इन द सेंस, एक मूवी आया था, उसको मूवी को आप देख सकते हो, हवाईजादा बोल के। उस मूवी में हमारे देश का भी एक बहुत फेमस इंसान थे महाराष्ट्र का, जिन्होंने एरोप्लेन बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया था। उस मूवी को दिखाया सर मिथुन चक्रवर्ती और क्या नाम है, आयुष्मान खुराना ने। बहुत अच्छा मूवी है। ब्रिटिश ने उनका एरोप्लेन बनाने का जो कॉन्सेप्ट था उसको बेकार कर दिया, बिकॉज ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कोई ऐसा कुछ करे। तो वट एवर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको सुबह सुबह मैं किसी मूवी का कहानी नहीं सुनाना चाहता। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो थ्योरी होता है ना, ये थ्योरी इसलिए नहीं कि आप बैठे बैठे इसको बस रटो या मगअप करो। ये अकाउंटिंग थ्योरी वो कॉन्सेप्ट है जो अकाउंट्स बना, मतलब जो अकाउंट्स में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहता है ना, वो अकाउंटिंग थ्योरी को जरूर अच्छे से पढ़ेगा। एग्जाम में सवाल तो आता ही है, उसको मैं साइड करता हूँ 2 मिनट के लिए। लेकिन पढ़ने के पीछे का जो मेन कारण है कि अकाउंट्स बनाने का जो इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स कॉन्सेप्ट का जो मेन एरिया है, वो एक्चुअली थ्योरी इसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से ही बना है सर। और करेंटली हम लोगों का डिस्कशन उसी पॉइंट में चल रहा है। तो चलो सर, गप्पेबाजी ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी मैंने एक क्लास करवा दिया था इससे प्रीवियस वीक में। स्क्रीन शेयर हो चुका है ना सर? अरे स्क्रीन शेयर हो चुका है, कनेक्टेड हो आप लोग? यस सर, यस सर। ओके सर, अब देखो, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस जो काफी पॉपुलर भी है, और एग्जाम में यहाँ से सवाल भी होता है सर। सीए के एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम में बिल्कुल होता है सर। ठीक है, सो इवन सीए सीएमए फाउंडेशंस में भी तो होता ही है, साथ में सीएमए इंटर में भी, एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, ठीक है। तो क्या है ये चीज? तो ऑलरेडी मैंने लास्ट दिन आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था, एंड मनी मेजरमेंट के ऊपर बात किया था, एज वेल एज पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैंने बात किया था। अब आगे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सर इतना सारा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा? अरे सर लोड मत लो यार, आप लोग ना लोड बहुत ले लेते हो पहले ही। लोड ज्यादा मत लो, बस सीखने का इच्छा रखो। ये नाम सुन के सेंसलेस होने का मैं बहुत देखता हूँ, इतना सारा चीज कौन पढ़ेगा, कौन रटेगा। अरे छोड़ो यार, कौन बोला आपको रटने के लिए? सीखने का इच्छा रखो, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर एंटिटी मनी मेजरमेंट बात हो चुका था, मतलब मनी मेजरमेंट में हम लोगों ने ये सीखा था कि हर चीज को पैसे से तोलना पड़ता है, तभी जाके उसको अकाउंट्स में डील किया जाता है।
जो चीज पैसे से मेजर नहीं किया जाता उसे अकाउंट्स में डील करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे माँ बहनों का प्यार, ठीक है, घर पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी हमारे लिए काफी मेहनत करते हैं, है ना, सबके लिए हमारा सारा चीज का ख्याल रखते हैं और हमें वेलफेयर देते हैं। इकोनॉमिक्स जो होता है ना सर, ये सब अकाउंट्स वगैरह सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, लार्ज लेवल इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये अकाउंटेंसी। कभी अगर चाणक्य का, आचार्य चाणक्य का अकाउंट्स इकोनॉमिक्स किताब पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर हिसाब शास्त्र को अर्थशास्त्र के अंदर ही रखा गया है। आप लोग जानते हो ना सर, जैसे हमारे देश में अकाउंट्स मिनिस्टर नहीं होता, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर होता है। हाँ सर, वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री होता है। तो वो अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री जो भी है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स भी देखता है, इकोनॉमिक अफेयर्स को भी देखता है और साथ में अकाउंट्स भी उसके अंदर आ जाता है, देश का हिसाब किताब। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के पार्ट ही है अकाउंट्स। ठीक है, तो बात का समझ रखो सर। क्या होता है हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, तो बेसिकली वो इकोनॉमिक्स भी समझता है। इकोनॉमिक्स तो समझना ही पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए सारे के सारे खेल, और अकाउंट्स उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है सर, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये चीज चर्चा किया था कि जो चीज हमें मनी के थ्रू से मेजर करने का मौका मिले हम उसको अकाउंटेंसी में ट्रीटमेंट करते हैं। चलो सर, अभी मैं आपके साथ बात करूंगा सर पीरियडिसिटी में एज वेल एज एक्रूअल में। पीरियडिसिटी अप्रोच में एज वेल एज एक्रूअल अप्रोच में। कौन क्या हो गया? तो चलो सर, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ठीक है, पीरियडिसिटी एंड एक्रूअल। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है ना। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि पीरियडिसिटी इन द सेंस कि एक टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है ना। और इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया था पीरियडिसिटी के अंदर कि जो अकाउंटिंग पीरियड हम लोग बार बार बात करते हैं, है ना, जैसे हमारे देश में करंट अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है, बोलो सर। अभी जो अकाउंटिंग ईयर या फिर इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, 22-23 जो स्टार्ट सर, हुआ था। 22-23। हाँ वेरी गुड सर, स्टार्ट हुआ था 1/4/2022 में 2022 और खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा 31/3/2023। थैंक यू सर। ठीक है, ये हमेशा हमारे देश में चलता है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है, ये हमारे टैक्स में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग ईयर भी है। एक्चुअली हमारे देश इंडिया अप्रैल से मार्च का टाइम पीरियड फॉलो करता है। इसके पीछे भी रीजन है, मैं अभी कभी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। क्या इसको चेंज करके जनवरी टू दिसंबर किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, जून टू जुलाई किया जा सकता है, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज जो जून टू जुलाई भी फॉलो करता है, जैन टू दिसंबर भी फॉलो करता है। डिपेंड करता है ये कंट्री के जियोग्राफिकल सिस्टम के ऊपर। सर क्या बात करते हो, जियोग्राफी कहाँ से आ गया? अरे सर, बोलना चालू करूंगा तो फिर आपको जियोग्राफी में भी लेके चला जाऊंगा, फिर आप बोलेंगे कि अकाउंट्स कम और जियोग्राफी पढ़ा रहे हो ज्यादा। छोड़ो सर, ठीक है। तो इतना समझो कि पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या जाना था कि जैसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। हिसाब एक डेफिनिट पीरियड के लिए होना चाहिए, जैसे कि एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आगे आएगा सर, मैं आपको और भी बताऊंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि बिजनेस स्टार्ट किया जाता है चलाने के लिए। बिजनेस का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो गोइंग कंसर्न, वो चलता रहेगा। ऑफ एंटिटी इज एज्यूम्ड। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब एक एंटिटी, मतलब एक बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ है वो अभी चलेगा। चलेगा इन द सेंस बंद होने का तो नाम नहीं ले सकता सर, लेकिन बंद तो हो जाता है सर, वो अलग बात। बट कोई बंद करने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। So for a business entity, it causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in ordinary course of business. If a textile mills last for 100 years, अगर कोई टेक्सटाइल बिजनेस 100 साल तक अपना बिजनेस को चलाता है, it is not desirable to measure its performance as well as financial positions only at the end of its life. मतलब ये कभी भी सही बात नहीं होगा ना सर, एकदम लॉजिकल नहीं होगा कि
ये टेक्सटाइल बिजनेस कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, उसके एंड ऑफ द लाइफ में विचार करोगे क्या? नहीं सर। इसलिए ईच एंड एवरी पीरियड में विचार करना पड़ता है। मैंने आपको शायद एग्जांपल दिया था कि 1930s के आसपास, 1950s मोस्ट प्रोबेबली 1940-50 के आसपास हमारे देश में एम्बेसडर बिल्डअप हो रहा था, 57 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एम्बेसडर हमारे देश में बिल्डअप हो रहा था। अब एम्बेसडर उसके बाद करीब 60-70 इयर्स चला। आप लोग जानते हो सर, कोलकाता का येलो टैक्सी या फिर जो व्हाइट एम्बेसडर जो अभी भी रास्ते में दिखता है, किसी ना किसी के घर पे भी होगा। अब एम्बेसडर बंद हो गया ना सर। हेलो, एम्बेसडर आज के डेट में मार्केट में है क्या? अरे हाँ या ना बताओ। है सर, कोलकाता साइड है ऐसे। कंपनी कंपनी है क्या? नो सर इसका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो है ना हिंदुस्तान एम्बेसडर का, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इंडिया में जो बीएम बिरला चलाता था वो बंद हो गया। इसको हम लोग हिंद मोटर के नाम से भी जानते हैं। इवन इन कोलकाता में, अपना हुगली में हिंद मोटर बोल के उत्तरपाड़ा में एक जगह भी है जहाँ पर इसका प्लांट भी है, और इसका सबसे बड़ा प्लांट तो चेन्नई में है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्लांट चेन्नई में है। बट रिसेंटली 1957 से ये चालू हुआ था, 2014 तक चला, 2014 तक। तो अगर हम एम्बेसडर का फाइनेंशियल या अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे तो क्या 2014 में बंद होने के बाद देखेंगे? ये करना तो बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगा सर। क्योंकि एक जमाने में, मतलब फ्रॉम 1957 टू 2000 एटलीस्ट, ये इंडिया का रोड का किंग था। मतलब प्राइवेट कार का मतलब ही था एम्बेसडर। तो जो एक जमाने में इतना लीड किया है, उसका परफॉर्मेंस क्या एंड ऑफ द लाइफ में विचार करोगे? तो इस जब उस जमाना था 1957 से 2000, इसने अच्छा खासा बिजनेस दिया। इसने अच्छा खासा बिजनेस दिया। इसका अकाउंटिंग भी बहुत ही पॉपुलर रहा होगा फिर उस टाइम पे, ठीक है। अभी भी कोलकाता में दिखता है, बट इसका प्रोडक्शन न्यूली बंद हुआ है। बट एक ग्रुप है टीएसए ग्रुप बोल के, टिगोट ऐसे बोल के, एक फ्रेंच मल्टीनेशनल ऑटोमेटिक कंपनी है जिसने इसको परचेस किया। और मैं सुन रहा हूँ कि आई थिंक ये एम्बेसडर को वापस चालू करेगा, या कर रहा है, या कर दिया। इतना मेरे पास खबर है कि ये वापस एम्बेसडर को अपना न्यू वर्जन्स में लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। सो जब करेगा आप देख लीजिएगा, वो अलग बात। बट मेरा मेन पॉइंट ये नहीं था। मेरा मेन पॉइंट था कि एक बिजनेस अगर बंद हो जाने के बाद हम थोड़ी ना उसका परफॉर्मेंस विचार करते हैं। सो द स्मॉल बट वर्केबल फ्रैक्शंस ऑफ टाइम इज चूजन आउट ऑफ इनफाइनाइट टाइम। एक बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। एम्बेसडर 57 से लेके 2014 तक चला, फिर कंपनी ने किसी और को बेच दिया, फ्रेंच कंपनी। अब कोई कंपनी जैसे मानो टाटा, 1912 से 1912 से टाटा चल रहा है, ठीक है। 1912 से लेके 2022 हो गया, एंड स्टिल टाटा ग्रोइंग। टाटा अभी भी, स्टेबिलिटी तो छोड़ो, टाटा अभी भी ग्रोइंग कंपनी है। रिलायंस 1970s के आसपास आया, अभी भी चल रहा है। आईटीसी अभी भी 100 मोर इंस्पायरिंग ईयर्स। कभी अगर पास्टेड एरिया में जाते हो ना, तो वहां पर अगर आपको आईटीसी का ऑफिस दिखे, जो कोलकाता का हेडक्वार्टर भी है, तो आप वहां पर देखोगे कि किस तरह से लिखा रहता है 100 इंस्पायरिंग ईयर्स। पास्टेड में है, चौरंगी में। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। कुछ बिजनेस तो 100 साल भी हो गया, अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। और कुछ बिजनेस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में भी खत्म हो सकता है, 5 महीने में भी खत्म हो सकता है। सो आउट ऑफ द इनफाइनाइट टाइम साइकिल, एक बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस में चलता है सर। एक बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस में चलता है, उसका इनफाइनाइट टाइम साइकिल हो सकता है। जैसे बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप आया 2002-3 में, मतलब बिग बाजार का बात कर रहा हूँ, हाँ सर। बट बिग बाजार बंद होने के कगार में है। बिग बाजार बंद होने के कगार में है, मतलब ऑलरेडी बंद हो चुका है, इसका फंक्शन बंद हो चुका है, ठीक है। और आपको मार्केट में दिखेगा नहीं, ऑलरेडी सेल कर दिया आपने आपको। बट कुछ कोर्ट केसेस के चक्कर में अभी भी ये थोड़ा सा खेल खेल रहा है कि भाई क्या होगा, फिर से ओपन होगा कि रिलायंस को खरीद बेचेगा, कि अदानी को देगा, कि अमेजन खरीदेगा। तो ये कुछ कोर्ट केसेस पेंडिंग है। कंपटीशन कमीशन का कुछ लीगलिटीज है, उसके चक्कर में फंसा हुआ है। बट वॉट एवर,
लेकिन बिग बाजार बंद हो चुका है। तो बिग बाजार 2001 में फाउंड हुआ था और 2015 में 19 तक ऑलमोस्ट चला, उसके बाद बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो पॉइंट इज दैट कि बिजनेस 20 साल भी चल सकता है, बिजनेस 100 साल भी चल सकता है, लेकिन हमें उसका अकाउंटिंग सिस्टम को इसी के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बीच में बनाना पड़ता है। So of the business entity for measuring performance and looking at the financial positions. So generally 1 year period is taken up for performance measurement and appraisal of financial positions. However, it may also for 6 months or 9 months or 15 months. Business का financial positions checking normally 1 year का होता है in general. But अगर वो कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो आप शायद देखोगे, आप शायद ये देखोगे कि वो क्वार्टर रिजल्ट्स भी दिखाता है आपको, वो आपको क्वार्टर रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। एवरी क्वार्टर में अगर वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है ना, तो उसे अपना जो डेटा है ना एवरी क्वार्टर सबमिट करना पड़ता है, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट किया हुआ रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, मस्ट है, जरूरी है। जैसे ये देखो, मैं रिलायंस का फाइनेंशियल रिपोर्ट थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पर अगर चेक करोगे तो देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये बेसिकली एनुअल रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। दिस इज नॉट एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, जो कंपनी का ही ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट है। बट हमें यहाँ पर अभी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करना है, मैं बस आपको इतना दिखाना चाहूंगा कि कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट में अपना रेवेन्यू का डिटेल्स, अपना प्रॉफिट का डिटेल्स, अर्निंग पर शेयर का डिटेल्स, सारे के सारे एनुअली बना के रखता है। ये देखो, फाइनेंशियल ईयर 22, फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 2019 चलता रहता है सर। ठीक है, ऐसे हर साल का फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी कंपनी बताएगा, और ईच एंड एवरी ईयर के बाद कंपनी अपना बैलेंस शीट भी लोगों को बताते हैं कि भाई 2021 के एंड पे कंपनी का करंट एसेट का सिचुएशन क्या है, कंपनी का करंट लायबिलिटी का सिचुएशन क्या है, कंपनी का टोटल लायबिलिटी का सिचुएशन क्या है, शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी लायबिलिटी का सिचुएशन क्या है, सारा चीज बताते हैं। जो लोग मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ता है, या मैं आपके पास जब लोग आप लोग अकाउंट्स का एडवांस लेवल पढ़ो करोगे ना सर, लाइक इंटरमीडिएट में, फाइनल में, ठीक है, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में मेरे पास फंडामेंटल पढ़ते हैं, मतलब जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करना जानता है ना, या करना चाहता है, उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। तब मुझे ये सब एनालिसिस करके मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये कितना सही है, गलत है। ऐसा नहीं, ये तो डेटा है। अब डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए आपको कैलकुलेशंस आना चाहिए, रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब अकाउंट्स का प्रयोग, ठीक है, अकाउंट्स का एनालिसिस, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सर अभी तो इतना जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है, इसलिए तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये सब इंफॉर्मेशन क्यों करना है, मतलब अकाउंट्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए इतना झमेला क्यों करना है, बिकॉज लोगों को जरूरत है, लोगों को जरूरत है। ठीक है, कौन लोग, मतलब कौन सर? सर लोग मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, लोग मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो अकाउंट्स का डेटा है, किसको किसको चाहिए, ये भी मैं जर्नल कराने के टाइम में भी आप लोगों को बोला था, किसको किसको चाहिए अकाउंट्स का डेटा। सर जैसे कि मानो जो कंपनी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के बोर्ड में है, उन्हें चाहिए। ठीक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उन्हें तो चाहिए ही, या जो प्रोस्पेक्टिव है या जो एग्जिस्टिंग है, दोनों को चाहिए। इन्वेस्ट करके रखे तो अकाउंट्स का डेटा तो चाहिए ना, शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज एग्जिस्टिंग। इसके अलावा जो लोन प्रोवाइडर है, मतलब जो कंपनी को लोन देना चाहता है या कंपनी को लोन ऑलरेडी दे के रखा है, या फिर जो क्रेडिटर या सप्लायर है, जो कंपनी के साथ अलग अलग प्रोडक्ट का डील करता है, सप्लाई करता है, क्रेडिट में प्रोडक्ट सप्लाई करता है, ये सभी लोगों को चाहिए कंपनी अकाउंट्स का डेटा, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट्स के डेटा से ही सबको कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में अता पता लगेगा। एवरी क्वार्टर में कंपनी क्या कर रहा है, एवरी ईयर कंपनी क्या कर रहा है, एवरी हाफ ईयरली में कंपनी क्या कर रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे पेटीएम को लेके रिसेंटली मार्केट में बड़ा बवाल मचा हुआ है सर। पेटीएम मार्केट में तो आ चुका है इसी साल स्टार्टिंग में, ठीक है, 2021 में 22 में ही आया, लेकिन आने के बाद से कंपनी का बिजनेस उतना खास नहीं है। क्यों? कंपनी का फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम है सर, कंपनी का फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा,
पेटीएम अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा, मार्केट में आया था 2100 रुपीज में, ठीक है, 2100 टका में मार्केट में आया था जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद से धड़ाधड़ इसका शेयर नीचे गिरता गया। कैसे पता चलेगा? मैं आपको शेयर मार्केट नहीं बता रहा हूँ सर, मैं आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि क्यों चाहिए ये इतना सारा डेटा, क्यों एनालिसिस करना है, क्यों अकाउंट्स मेंटेन करना है। इफ यू लुक एट हियर, आप देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी का शेयर यहाँ से यहाँ के बीच में आके गिरा। अब क्वेश्चन इज दैट सर, अब फाइनेंशियल्स में चेक करते हैं। अब ऐसा होने के पीछे वन ऑफ द बिग रीजन है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था उनको डर लग रहा है कि कंपनी कब प्रॉफिट करेगा। ये देखो सर, 2300 करोड़ का लॉस है, माइनस देख रहे हो ना आगे, 2300 करोड़ का लॉस है, इसका 1600 करोड़ का लॉस है, 1500 करोड़, 2500 करोड़, 2800 करोड़। बट रिसेंट एनालिसिस बता रहे हैं कि लॉस 2025 के अंदर, 24 के अंदर, मोस्ट 2024 के बीच में कंपनी अपना प्रॉफिट को अचीव कर सकता है। इसीलिए कंपनी के शेयर में फिर से एक ग्रोथ देखने को मिला है, और इसीलिए देख सकते हो आप लास्ट एक महीने में, एक महीना भी नहीं, 1-2 वीक में कंपनी का शेयर में ग्रोथ देखने को मिला। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अब जो कंपनी का इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी में लोन दिया है, जो कंपनी का स्टेक होल्ड करता है, जो कंपनी का डायरेक्टर्स है, दे ऑल नीड प्रॉपर अकाउंट्स, और वो भी एक पीरियड में, एवरी पीरियड में। तो कम से कम पीरियड क्वार्टर होता है ज्यादातर केस में। एक साल में कितना क्वार्टर होता है सर? 1 ईयर में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, ये फर्स्ट क्वार्टर है। फिर जुलाई टू सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर है। फिर अक्टूबर टू दिसंबर, और फिर जैन टू मार्च। इस तरह से हर क्वार्टर में भी कंपनी अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट बना के देता है, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड या पब्लिक लिस्टेड कंपनी। सर क्या जरूरी है क्वार्टर रिपोर्ट जनरेट करने का? नहीं, सबके लिए जरूरी नहीं है। बाकी नॉर्मल किसी भी कंपनी के लिए एक साल का अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट करने से ही बात बनता है, 1 ईयर रिकॉर्ड, ठीक है, और वो भी ऑडिट किया हुआ, ठीक है। कौन ऑडिट करेगा सर? जिनके पास ऑडिट का लाइसेंस है, मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल ऑडिट करता है, ठीक है, वही करता है। यही अकाउंट्स का नियम है सर। ओके सर, आई थिंक कि आपको पीरियडिक कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू या फिर समझ में आ गया हो क्या सर? बोलो, समझ में आया कि नहीं? कि बोझा कैसे कि बोझा जाएंगे। अब यहाँ पर ना कुछ एक्रूअल कॉन्सेप्ट का खेल है। अब ध्यान से सुनो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं कैलकुलेशंस वाइज आपको समझाऊंगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमें कई बार जो मेरे पास है नहीं उसे भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि एक्सपेंस होने वाला है, हुआ नहीं है, या फिर अनपेड एक्सपेंसेस है, उसे भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। सर ये किस तरह का बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर देखो, अकाउंट्स ना इस तरह का इंजीनियरिंग में बना हुआ है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब दिस यू कैन से आल्सो ए ड्यू कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज ड्यू? ड्यू मतलब जो है नहीं, होगा, है ना। तो जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, ठीक है, मतलब पेएबल और रिसीवेबल, इस तरह का चीज को अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। सर ऐसा क्यों? हमें जो मिलेगा हम उसी को मेंटेन करेंगे, जो मिला नहीं उसको क्यों मेंटेन करें? यही तो खेल है सर। Accrual concept is one of the most celebrated concept in accounts. सर क्यों? तो क्यों का जवाब आपको अभी पता चलेगा, ध्यान से सुनना। Under accrual concept, the effect of transactions and other events are recognized on mercantile basis. ये mercantile मतलब accrual also, क्योंकि क्रेडिट में एंट्री किया जाता है, क्रेडिट सिस्टम पे चलता है। तो when they occur and not cash or cash equivalent is received or paid, मतलब ऐसा नहीं
कि पैसा मिला तो अकाउंट्स में एंट्री करें या पैसा दिया तो एंट्री करें। देखो सर, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। कितना अच्छा होता कि सारा का सारा खेल अगर कैश में ही हो जाता, मतलब या तो कैश पे करो या तो कैश रिसीव करो। लेकिन कैश पेड और कैश रिसीव्ड अगर पूरा खेल खेलता तो शायद अकाउंट्स का जरूरत ना पड़ता। मतलब आप किसी से कोई सामान खरीदने जाते हो, उसको उसका पेमेंट कर देते हो। कोई आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस लेता है, आपको पेमेंट कर देता है। तो पेमेंट आया, पेमेंट गया, पेमेंट आया, पेमेंट गया। अकाउंट्स मेंटेन करने का क्या जरूरत? जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया, जो मुझे देना था मैं दे दिया। मतलब बेसिकली जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं नगद में काम करना। नगद समझते हो? हिंदी में भी बोलते हैं नगद। नगदी काम करना। नगदी काम करना मतलब कोई उधार नहीं, ना किसी से उधार लेना है ना किसी को उधार देना है। लेकिन क्या वास्तव बिजनेस वर्ल्ड ऐसा चलता है सर, प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ सर, जो B2B एरिया है सर, नॉट जस्ट B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ही नहीं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता है। और ये दुनिया भर में चलता है, इवन इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो। इंटरनेशनल बिजनेस भी क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता है। मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना है, वहां पर भी धार बाकी चलता है सर। तो फिर ये धार बाकी का चक्कर को अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है? तो वही तो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। चलो बताते हैं और समझते हैं। So they are recorded in accounting records and reported in financial statement of the periods to which they relate. Financial statement prepared on the accrual basis inform users not only of past events involving the payment and receipt of cash, but also of obligation to pay cash in the future. मतलब ऐसा नहीं कि पास्ट में मेरा कितना पेमेंट हुआ है और कितना पेमेंट आना था या आया है, वो नहीं, कितना पेमेंट फ्यूचर में करना है उसे भी डील करना पड़ता है। To understand the accrual assumption knowledge of revenue and expense is required. अब ये रेवेन्यू और एक्सपेंस को समझने का कोशिश करते हैं। रेवेन्यू क्या है सर? सर रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, receivables and other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise, from sale of goods, from rendering service, and from the use of by others enterprise resources yielding interest। समझाता हूं सर, एक एग्जांपल देते हैं, केस स्टडीज करते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक मिस्टर एक्स क्या करता है सर? क्लोथ मर्चेंडाइजिंग का काम करता है, कपड़ा का, ठीक है, बेसिकली क्लोथ मर्चेंट। अब ये क्लोथ मर्चेंडाइज करके उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया है। ही मिस्टर एक्स स्टार्टेड ए क्लोथ मर्चेंडाइजिंग, ही इन्वेस्टेड 50,000, bought merchandise worth rupees 50,000। ध्यान से सुनना सर, he sold such merchandise for rupees 60,000। मतलब उसने 50,000 इन्वेस्ट किया कपड़ा में और उस कपड़ा को 60,000 में सेल कर रहा है। कस्टमर्स उसको 50,000 कैश दे रहा है और बोल रहे कि बाकी 10,000 शॉर्टली, मतलब कुछ देर बाद पेमेंट करेगा। हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसका रेवेन्यू कितना है? 60,000। इट अराउज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्लोथ बिजनेस, मतलब कपड़ा बिजनेस करने गया और 60,000 का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। फिर मिस्टर एक्स ने रिसीव कितना किया? 50,000, बट 10,000 उसका क्या बन गया सर? रिसीवेबल, मतलब डेटर। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 50,000 का चीज खरीदा, 60,000 में सोल्ड, बेच दिया। 50,000 का कैश अपने पॉकेट से तो चला गया, बट 60,000 का जो बेचा ना सर, कस्टमर ने उसको 50 के पेमेंट किया, पर 10 के अभी भी ड्यू है। ड्यू मतलब वो कस्टमर ने बोला कि हम बाद में पे करेंगे, मे बी 15 डेज लेटर। तो जब तक पेमेंट नहीं मिलता तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? रिसीवेबल्स। लेकिन मैं अपना बिजनेस में रेवेन्यू शो करूंगा 60,000, लेकिन मेरे पास एक्चुअल में कैश आया है 50,000।
अगर बाद में ये पैसा मेरा नहीं मिलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। मजा का बात ये है सर कि जिसको हम रेवेन्यू मान रहे हैं, वो रेवेन्यू मेरे पास एक्चुअली उतना अमाउंट में आया ही नहीं। जो 60,000 को हम अपना रेवेन्यू मान के बैठे हैं, वो पूरा का पूरा 60,000 मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास सिर्फ 50,000 है, 10,000 अभी भी मेरे पास नहीं है। और मजा का बात और भी है कि उसका प्रॉफिट पार्ट एक्चुअली उसको अभी तक मिला ही नहीं। उसने बस बिजनेस में जितना फंसाया था, सिर्फ उतना ही उसके पास अभी आया है। मतलब जो 10,000 का प्रॉफिट उसने किया था, वो प्रॉफिट अभी भी मार्केट में पड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, और फाइनेंशियल्स के स्टार्टिंग में आप देखो यहाँ पर क्या दिखे आपको, रेवेन्यू दिखता है ना। रेवेन्यू का मतलब जो मिला है वो तो है ही, पर जो नहीं मिला, मिलने वाला है, वो भी रेवेन्यू में डील किया जाता है। मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपने 60,000 का प्रोडक्ट सेल किया, तो 60,000 का ही सेल के कारण आपका रेवेन्यू 60,000 शो करेगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि आपके पास जो कैश है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सिर्फ वो दिखता है जो मेरे पास कितना कैश आया और मेरे से कितना कैश गया, जो आपको कैश पिक्चर दिखाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कैश पिक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम का पिक्चर इंपॉर्टेंट था, बट इनकम के पिक्चर में भी कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? कि जो पैसा आपका है नहीं, उसे भी आपका रेवेन्यू दिखा रहे हैं। आप बड़ा खुश हो, आप खुश हो, बट पैसा तो पॉकेट में होना चाहिए। अगर आप 60,000 का सेल किए तो 60,000 कहाँ है आपका? 10,000 तो मार्केट में पड़ा हुआ है। लेकिन अकाउंटिंग उसको एंट्री कर लेता है, और उसको और इलाबोरेटिव वे में समझाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो हरित्री, आयन, बोलो सर। प्रीतम, বুঝে যাচ্ছে? সাহিল? Yes, sir. যাচ্ছে খালি ওটা 60,000 কেন এন্ট্রি করো 50,000 কেন করছো না টাকা? हाँ, वही तो पॉइंट है, क्योंकि तुमको देखो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने एक्चुअली सेल कितने का किया, ये मुझे बताओ। 60 का किया कि 50 का किया? 60 का किया। तुमने सेल किया 60 का, तुमने इन्वेस्ट किया था कितना? 50। इन्वेस्ट था 50, इन्वेस्टमेंट 50 था, मार्केट में सेल हुआ आपका 60 का प्रोडक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज योर रेवेन्यू। तुम एक्चुअली सेल करके कितना कमा रहे हो? 60,000 कमा रहे हो कि 50,000 कमा रहे हो? 60,000। 60,000। लेकिन कस्टमर ने तुमको, जब तुमने सेल किया, तुम्हारा जो कस्टमर है, कस्टमर ने तुमको 60 के बदले कितना दिया? 50 दिया। 50। तो बचा कितना? 10। देन व्हाट दिस 10 क्या है? ये ड्यू है कि नहीं है? हाँ सर वही ड्यू तो है, बट ये हम लोग एंट्री क्यों करेंगे 60 के हिसाब से, 50 क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि 60 तुम्हारा रेवेन्यू है और 10 तुम्हारा डेटर है, इसका भी एंट्री होगा। बट ये रेवेन्यू में, ये रेवेन्यू में तुम 60 दिखाओगे, और ये 10K का एंट्री तुम डेटर में दिखाओगे कि इस 60, तुम्हारा रेवेन्यू 60,000 दिखेगा, बट तुमको एक्चुअल में कैश मिला है 50,000, और 10,000 तुम्हारा डेटर है। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब तुम गलत फहमी में ना पड़ जाओ कि 60,000 का रेवेन्यू है मतलब 60,000 की मेरा आ गया है। इसीलिए तुम्हें अलग करना पड़ेगा कि 60,000 का रेवेन्यू है, दैट्स ट्रू, बट आउट ऑफ दैट 60,000, 50,000 इज कैश एंड 10,000 इज जो मार्केट में मेरा डेटर पड़ा हुआ है, दैट इज मेरा ड्यू एसेट है, मतलब जो एसेट मुझे मिलने वाला है, मिला नहीं। तो आपको दोनों एंट्री करना चाहिए ना। तो एक्चुअली अकाउंट्स अकाउंट्स का क्या है सर, वो सिर्फ कैश एंट्री नहीं करेगा। अगर मानो कि अकाउंट्स कैश एंट्री करता, सिर्फ 50,000 जो मिला है उसी का एंट्री करता, तो फिर 10,000 का भूल जाते। हेलो, तुमको 50,000 हाँ कैश सर। रिसीव तुमको 50,000 कैश रिसीव हुआ है, तुम 50,000 लिख लेते, और जो 10,000 तुम्हारा ड्यू है उसका उसका क्या, जो एक्चुअली तुम्हारा प्रॉफिट भी है, लेकिन तुम तो उसको बेमालूम भूल जाते। मतलब अकाउंटिंग करने का तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि अपना हिसाब हमेशा आप
आपके साथ कनेक्ट करके रखो। तो ये ड्यू था, लेकिन आप ड्यू एंट्री कर रहे हो, तो इसको क्या बोल रहे हैं बेसिकली, जो एक्रुअल एंट्री हुआ ना, जो मिला नहीं उसे भी एंट्री करेंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ স্যার सर। এটা কি স্যার অ্যাক্রুড ইনকাম হিসেবে ট্রিট করব আমরা? ऑब्वियसली दिस इज एक्रुअल, मतलब योर इनकम है पर वो एक्रुअल इनकम है, कैश इनकम तो है नहीं। कैश इनकम इज एक्चुअली 50,000 बट एक्रुअल इनकम इज 60,000। अब आगे देखो सर, अभी और भी खेल आएगा। अकाउंट्स इज फुल ऑफ लॉजिक एंड फुल ऑफ एजम्पशंस, फुल ऑफ लॉजिक एंड फुल ऑफ एजम्पशंस। अब ये एजम्पशंस भी ना कुछ कारण के लिए बनाया गया है। An electricity supply undertaking supplying electricity spending 16 lakh for fuel and wages and collect electricity bill in 1 month 20 lakh by way of electricity charges. This is also revenue which arose from the rendering service. Now ध्यान से बात को समझना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें उन्होंने 16 लाख खर्चा किया। 16 लाख पे उनका फ्यूल है और वेजेस है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल उन्होंने कलेक्ट किया दैट इज 20 लाख का, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू, दिस 20 लाख इज एक्चुअली योर रेवेन्यू। 16 लाख तो आपका एक्सपेंस है, बट इस 20 लाख इज एक्चुअली योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो, इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे ना, तो आप इनकम स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? देखो, कंपनी अपना प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करता है, पहले अपना रेवेन्यू दिखाते हैं। अब रेवेन्यू से ये देखो सर, सारा का सारा क्या है, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब वेजेस वगैरह, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब हटाया, तब जाके धीरे धीरे टैक्स वगैरह दिया, तो लास्ट में जाके उसका नेट इनकम बन रहा है। अगर सब कुछ देने के बाद पॉजिटिव है तो आप प्रॉफिटेबल हो, आपके पास प्रॉफिट पॉजिटिव है। अगर सब कुछ देने के बाद भी आपका प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी आपकी बिजनेस में दम लगा के है ऐसा, मतलब अभी और दम दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना सर? ये खेल खेला जाता है सर। आगे देखो, और देखो, मिस्टर ए invested 1 lakh in a business. He purchased a machine paying rupees 1 lakh. He rented it for 20,000 annually to Mr. B. Rupees 20,000 is the revenue of Mr. A. It arose from the use of PG, मतलब पेइंग गेस्ट, ठीक है, द एंटरप्राइज रिसोर्सेस। तो क्या मतलब हुआ? आपने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उस 1 लाख में आपने मशीन खरीदा 1 लाख का, ठीक है। ये पेइंग गेस्ट नहीं, ये पीजी क्या हो गया, ये बेसिकली इट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ, मतलब ये जो मशीन्स बेसिकली खरीदा है ना सर, इसके लिए ये तो मशीन है, मैंने घर सोचा था, सॉरी। बिजनेस में 1 लाख डाला, उसमें से एक मशीन खरीदा 1 लाख का, उसको रेंट पे दे दिया, मतलब जो मशीन उसने खरीद के रखा था उस मशीन को उसने रेंट पे दे दिया। अब ये जो 20,000 का मशीन आपको रेंट पे आपने दिया, मतलब बेसिकली मशीन कितने का है? 1 लाख का। रेंट पे कितने का दिया? 20,000 का एनुअली। किसको दिया? मिस्टर बी को। नाउ 1 लाख का मशीन रेंट पे देके अगर आप 20,000 का क्या कमा रहे हो, दिस इज योर रेवेन्यू, दिस इज योर रेवेन्यू। इन ऑर्डिनरी बिजनेस में आपका ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रेवेन्यू जनरेट करने का आपके पास अलग अलग तरीका है सर। प्रॉफिट्स एंड गेन करने का भी आपके पास अलग अलग तरीका है। तो ये भी एक तरीका है कि भाई पहले एसेट में इन्वेस्ट करो, फिर उसको रेंट पे लगा के भी आप कमा सकते हो। अब आगे और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एक्सपेंस इज ए कॉस्ट रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड or to the revenue earned during the period of the benefit which do not extend beyond that period. अब हर एक चीज एक पीरियड के अंदर काम करता है। जैसे आपको पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट बताया, 1 साल का खर्चा इसी साल के अंदर होना चाहिए, उसको नेक्स्ट ईयर में या उसके बाद ईयर में हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कितना हद तक कर सकते हैं वो भी देखना है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग में किया सर, आपने 50,000 एक मर्चेंडाइज में क्लोथ में खर्चा किया था, इट इज द एक्सपेंस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 60,000, मतलब यू इन्वेस्टेड 50,000 इन योर बिजनेस,
फिर 50,000 का जो प्रोडक्ट आपके था उसको आपने 60K में मार्केट में सेल किया, ये हमने देखा। अच्छा, दूसरा एक सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने देखा जहां पर हम लोगों ने देखा कि 16 लाख का हम लोगों ने खर्चा किया और बदले में 20 लाख का रेवेन्यू किया। So whenever any asset is used, it has a finite life to generate benefit. Suppose the machine purchased by Mr. A in the third example, that is in this case, ये machines अगर ये जो लास्ट एग्जांपल था ना जिसमें 1 लाख का मशीन 20,000 पे रेंट पे दिया, suppose the machine purchased by Mr. A in the third example will last for 10 years only, then 10,000 is the expense every year related to the cost of machinery. और उसमें अगर 10,000 करके, मतलब ये भी हमको मान लेना पड़ेगा कि अगर 1 लाख का मशीन्स है और उस मशीन्स का लाइफ 10 साल का है, तो क्या मानेंगे सर? ध्यान से बात को समझे। ये जो एग्जांपल था, इसी एग्जांपल में बात चल रहा है। 1 लाख का मशीन है और अगर बोला जा रहा है कि भाई ये 10 ईयर लाइफ वाला मशीन है, तो इस मशीन्स का पर ईयर कॉस्ट कितना है बोलो? सर 10,000 করে पर मंथ। 10,000 पर ईयर, सॉरी सर, 10,000 पर ईयर है ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, जब आप प्रॉफिट हिसाब लगाओगे तो कैसे कैसे लगाओगे, ठीक है। अब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जो तालमेल है वो आपको समझना पड़ेगा सर। सो एक्रूअल का मतलब क्या? एक्रूअल मींस रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट as they are earned or incurred and not as money received or paid. क्या समझे? समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पर जो मशीन्स का हम लोगों ने अभी एग्जांपल आपको बताया, आपने 1 लाख का मशीन खरीदा अभी, यू जस्ट परचेज्ड 1 लाख मशीन्स एंड यू नो दैट इसका लाइफ है 10 इयर्स का, तो आपने खर्चा हिसाब लगा लिया कि इस मशीन्स का 10 साल का लाइफ है, तो 1 लाख का अगर मशीन है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 करके आपने ये पता कर लिया कि भाई मशीन का 10,000 का कॉस्ट है एवरी ईयर। तो क्या सच में आपका 10,000 का खर्चा अभी हो गया? हाँ सर, क्या 10,000 का खर्चा हर साल का आपका निकल गया क्या? ना लेकिन सर, टाइम बोलो। टाइम पास जो होते होते डेप्रिसिएशन आस्ते आस्ते হবে। वेरी गुड सर, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ना, जिसको अकाउंट्स में आपको मेंटेन करना है ना कि भाई मशीन कितने का है, उसका लाइफ कितने का है, तभी ना आप उसको धीरे धीरे करोगे। ऐसा तो नहीं ना कि जब होगा देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको पता है कि भाई एक मशीन मैंने खरीदा, उस मशीन का कितना लाइफ है, अब उसका जो कॉस्ट है वो आप एवरी मंथ एवरी ईयर उसको आप चार्ज करोगे अपने बिजनेस पे कि भाई अगर मैं, जैसे आपने मशीन को 1 लाख का मशीन जो आपके पास था, 1 लाख मशीन को आपने रेंट पे देके कितना कमा रहा था सर? 20,000 रेंट इनकम। लेकिन इस मशीन का लाइफ ही है 10 इयर्स का, तो 1 लाख का अगर 10 इयर्स है तो इसका एवरी ईयर कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 10,000। ये कॉस्ट क्या है? डिप्रिसिएशन कॉस्ट है ना। मतलब इसका वैल्यू हर साल गिरेगा। तो अगर आप 20,000 रेंट पे देते हो 1 लाख का मशीन पे, तो आपका एनुअल इनकम, रेंटेड इनकम है 20,000, बट उसमें खर्चा भी है तो 10,000, तो एक्चुअली आपका इनकम कितना होगा? 10,000 है ना। तो ये पूरा खेल पहले ही आपने एक्रू कर लिया था, ये पूरा खेल आपने पहले ही एक्रू कर लिया था। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, कहां से रेवेन्यू आ रहा है और कहां खर्चा हो सकता है या हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या लैंग्वेज यूज किया? एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड, एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड। ये आम आदमी वाला सोच होता है, जो कॉमन मैन होता है ना, वो सिर्फ पैसा आना और जाना समझता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस करते हैं, वो पैसा आना जाना को छोड़ के भी अर्न्ड और इनकर्ड को समझते हैं। ये फर्क होता है कि एक नॉर्मल अकाउंटेंट का, मतलब नॉर्मल बिजनेस का हिसाब रखने वाला
कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का जो कंसेप्ट है और एक ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग नॉलेज रखने वाला लोगों का कॉन्सेप्ट में ये फर्क होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं उनको पता है कि भाई क्या आना है उसे भी हम हिसाब करके रखें, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको उतना नहीं है, भाई आज कितना आया देख लेते हैं और कितना लोगों को देना है उतना देख लेते हैं, फिर कल क्या आना है नहीं आना है उसको कितना इतना कौन सोचे, या एक्रूअल वगैरह इतना वो लोग नहीं करते। The accrual concept relates to measurement of income, identifying assets and liabilities. अब आपको और आगे समझाता हूँ सर, ध्यान से समझो। मिस्टर JD buys clothing 50,000, paying cash 20,000। ध्यान से सुनना, JD बोल के कोई है जो 50,000 का कपड़ा खरीद रहा है, जिसमें 20,000 का कैश पे कर रहा है, 60,000 का सेल कर रहा है, कस्टमर 50,000 का उसको पे कर रहा है। हिसाब का झमेला देखो, कितना सारा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो रहा है देखो, और ऐसा होता है। आप मार्केट में गए, मानो जेडी कोई मार्केट में गया है, कोई भी होलसेल मार्केट में चले जाओ सर, कोलकाता में अभी मतलब मार्केट का टाइम है, जैसे मानो हाट होता है ना, से फॉर एग्जांपल मोंगला हाट, हावड़ा में बहुत बड़ा हाट बैठता है, हाँ देखिए हो कभी मोंगला हाट, या फिर खन्ना हाट, अगर कभी हाट में जाओगे ना पता चलेगा। ये देखो हावड़ा मोंगला हाट, यहाँ पर सस्ते दाम पे 60 रुपीज का साड़ी में मिल जाता है, 50 टका का कुर्ती मिल जाता है, समझ रहे हो सर? हाँ ये देखो सर, सुंदर सुंदर जैकेट वगैरह भी, ठंड का मौसम है, क्या बोल रहे हो 50 रुपीज? सर मुझे नहीं लगता 50 रुपीज बार्गेन करना पड़ता है, बट सर इतना मैं जानता हूँ कि सस्ते दाम पे आपको मिलेगा। तो मान के चलो ऐसा ही जेडी जो है ऐसा ही हाट में गया, हाट में जाके जैसे मानो यहाँ पर स्कर्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है, अब मानो ये स्कर्ट 60,000 पे, टोटल 60,000 का स्कर्ट है, कितने का स्कर्ट है, सॉरी 50,000 का है। मिस्टर जेडी बाइंग क्लोथ ऑफ 50,000, ध्यान से बात को समझे सर। अब ये जो स्कर्ट है इसका एक्चुअल प्राइस है 50,000 जो एक्चुअली पे करना पड़ेगा, लेकिन इसने पे कितना किया? ओरिजिनल प्राइस 50 है, पे कितना किया सर बोलो? 20,000। 20,000। सो 50,000 में से 20,000 उसने एक्चुअली पे किया, तो सप्लायर के पास ड्यू कितना है उसका? 30,000। अब वो क्या कर लिया, चलता रहता है ना इनका बिजनेस, अब वो क्या किया, प्रोडक्ट लेके घर आ गया, अपने दुकान से 60,000 का सामान बेच दिया 60K का, मतलब ये सेल कर रहा है कस्टमर को, ये क्रेडिटर के पास उसका बाकी है। अब सेल किया तो 60,000 का सेल किया, बट उसका जो कस्टमर है वो 50,000 पे किया, तो कस्टमर से बाकी कितना? 10K 10,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और ये क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। एक्चुअल बाइंग है 50 का, पे किया 20 का, 30,000 पर सप्लायर के पास बाकी है, सेल कर दिया 60,000 का, पे किया 50,000 का, 10,000 कस्टमर के पास से बाकी है। खेल देख रहे हो सर? अब ये पूरा हिसाब में उसका रेवेन्यू कितना है, उसका कैश रिसीव कितना है, उसका एक्सपेंस कितना है, और उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये हिसाब लगाना पड़ेगा सर। तो वो जितने में सेल करेगा, हाँ बोलो। प्रॉफिट 10,000। प्रॉफिट 10,000 है ना, वेरी गुड सर। 60,000 का एक्चुअली उसका रेवेन्यू है, जितने में उसका सेल है टोटल वही उसका रेवेन्यू है, तो इस रेवेन्यू में 60 नॉट 50, हाँ क्योंकि 50 तो उसने कैश रिसीव किया, 50 तो उसने कैश रिसीव किया, बट 50 इज नॉट द रेवेन्यू, वो सेल नहीं है, सेल तो 60,000 का है, 50 उसने कैश रिसीव किया। एक्सपेंस कितना है? जितना उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, ना कि 20। 50 उसका एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्ट का, उसने बाकी रखा हुआ अलग बात, तो 60,000 का सेल है और 50,000 का उसका एक्चुअल बाई है, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉफिट इज, मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट में उसका प्रॉफिट कितना है,
एज पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट उसका प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब 60,000 का रेवेन्यू और 50,000 का एक्सपेंस, तो उसका प्रॉफिट तो 10,000 ही दिख रहा है। बट इसमें एक बात का ध्यान रखो सर, प्रॉफिट 10,000 है पर मार्केट में उसने पेमेंट करके रखा 20,000 और इधर मार्केट में उसको बाकी है 10,000, मतलब वो कस्टमर से मिलेगा उसको 10,000, लेकिन इस पूरा खेल में प्रॉफिट कितना है, 10,000 ही है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, ऐसे चीजों में प्रॉफिट कर लिया, इधर 50,000 हुआ, 30,000 मार्केट में अभी भी पेमेंट ही नहीं हुआ, 30,000 स्टील ड्यू टू सप्लायर और 10K ड्यू फ्रॉम कस्टमर, पर फिर भी हम बोल रहे हैं ना 10,000 का प्रॉफिट। हेलो, आप लोगों को बात समझ में आया? सप्लायर के पास 30,000 का ड्यू है, कस्टमर के पास 10,000 का ड्यू है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके मेरा 10,000 का प्रॉफिट है। ये होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब क्या हुआ समझ में आया? सर मतलब उसने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। हाँ, उसने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन जो खर्चा उसने किया नहीं उसको भी काउंट किया और जो उसको मिला नहीं उसे भी काउंट किया कि नहीं किया? हाँ सर। यही है एक्चुअल कॉन्सेप्ट का खेल। सो आज के डेट में सर ये चीज बहुत जरूरी है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा भी तो वो सोच सकता था कि भाई मैंने पेमेंट किया 20,000 का और मैंने कलेक्ट किया 30,000 का, मैंने पेमेंट एक्चुअल पेमेंट कैश, अगर वो कैश का हिसाब लगाता तो क्या हिसाब लगा था, 20,000 पेड और रिसीव कितना किया कस्टमर से 50, 30,000 रिसीव्ड। अगर कैश आना और कैश का जाना ही प्रॉफिट का हिसाब होता तो कितना प्रॉफिट कर दिया होता वो, बोलो सर आरेक बार रिपीट करें। सॉरी 50,000। एक्चुअल में उसका कैश कितना गया पॉकेट से, कैश का फ्लो कितना हुआ बोलो, कैश आउटफ्लो कितना, 20,000। कैश आउटफ्लो 20,000 और कैश इनफ्लो 50,000। तो फिर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना था, 30,000। क्या इसको तुम अपना प्रॉफिट मानोगे? नो। तो यही गड़बड़ बहुत केस में लोग कर बैठते हैं ना सर, जो सिर्फ कैश को समझ के बिजनेस करेगा तो हिसाब गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अगर कैश रिसीव्ड और कैश पेड ही हिसाब का बेस बन जाता तो फिर बिजनेस तो गया सर काम से, मतलब आपको भी मार्केट से क्या मिलने वाला है आप भी उसको उल्टा कर लोगे और आपको जिसको देना है वो भी आपको आके मारपीट करना चालू कर देगा। मतलब ये गलत फहमी में ना पड़े, ये गलत फहमी में ना पड़े। ये गलत फहमी करते हैं लोग, उनको लगता है मेरे पकड़ से तो 20 गया है और मेरे पास तो 50 आया है तो मैं तो 30,000 का एक्स्ट्रा कर लिया। अरे भाई इस तरह से कितना तुमको देना भी तो है, पाना भी है, एक्चुअल में जितना है वही देखो। इसलिए ये काफी लॉजिकल है कि आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करो, ठीक है। भले ही आपके पॉकेट से कितना गया कितना आया मायने रखता है, बट जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उससे कभी नहीं हटना चाहिए। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एक्चुअल में तुमको देना कितना है और एक्चुअल में तुमको पाना कितना है। तो एक्चुअल में देना जितना है वो आपका, मतलब पाना जितना है वो आपका रेवेन्यू और एक्चुअल में देना जितना है वो आपका एक्सपेंसेस। अल्टीमेटली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। भले ही तुम्हारे पॉकेट से कैश 20,000 का गया हो और तुम्हारे पास से 50,000 का कैश क्यों ना आया हो। So accrual concept provide the foundation on which the structure of present day accounting has been developed. ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव कैश बेसिस में करते तो कैश बेसिस में क्या करते,
कैश बेसिस करते तो ऐसा करते हैं कि कैश रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड कैश पेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रिसीव कितना किया, पेड कितना किया, इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बुकिंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम कैश रिसीव्ड और पेड। टाइमिंग भी अलग हो सकता है। सो व्हेन कैश रिसीव्ड बिफोर रेवेन्यू इज बुक्ड, है ना, व्हेन कैश रिसीव्ड बिफोर रेवेन्यू इज बुक्ड, my ability is created when cash is received in advance, a liability is created when cash is received in advance। मतलब अगर किसी का पैसा पर आप एडवांस में ले लेते हो तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। when cash received after revenue is booked, when cash received after revenue is booked, an asset called trade receivable is created। when cash paid before expense is booked, creates an asset called trade advance when cash in paid is advance। When cash paid after expense is booked, creates a liability called payable or trade payable or outstanding liability। सर कुछ समझ में आया? Timing of revenue and expense booking could be different from cash received or paid। ये बात को समझने का कोशिश करें। जब आप कैश रिसीव करते हो रेवेन्यू बुक करने से पहले, तो आपका रेवेन्यू बुक नहीं हुआ बट आपने कैश रिसीव कर दिया। तो अगर आपने कैश रिसीव कर लिया बट आपका रेवेन्यू बुक नहीं हुआ, तो जो भी आपको मिला है ना वो एक्चुअली आपका लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने एडवांस रिसीव करके रखा, क्योंकि आपने अभी भी रेवेन्यू बुक नहीं किया। मतलब बात समझे, अगर मैं अभी जो एग्जांपल्स आपको कराया 60,000 50,000 वाला, 50,000 एंड 60,000 वाला, हमने 60,000 का रेवेन्यू दिखाया बट ये रेवेन्यू को बुक बाद में करना। तो अगर आपको 50,000 मिला है ना 60,000 सेल के बदले, सो ट्रीट इट एज अ कैश रिसीव्ड, है ना। 50,000 इज योर कैश रिसीव्ड, दैट्स ट्रू, बट इसे आप लाइबिलिटी ट्रीट करें, बिकॉज ये आप ऐसा ही माने कि आपने किसी से एडवांस लेके रखा। जब तक आप उसे रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर लेते हो तब तक अगर आपको 50,000 मिला हुआ है ना तो उसे आप लाइबिलिटी ट्रीट करें, किसी और का पैसा एडवांस में मिल गया। अगर आपने कैश रिसीव आफ्टर रेवेन्यू इज बुक्ड, मतलब रेवेन्यू मतलब मानो आपने 60,000 का रेवेन्यू दिखा दिया, आपने 60,000 का रेवेन्यू दिखा दिया बुक्स में और फिर जाके आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? एन एसेट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल इज क्रिएटेड। मतलब बहुत सिंपल है, मैंने ये शो कर दिया कि मुझे 60,000 का रेवेन्यू मिला है बट एक्चुअल में मुझे 50,000 मिला है, एक्चुअल में मुझे 60,000 में से 50,000 मिला था, है ना। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा रेवेन्यू है 60K का, लेकिन मुझे कैश कितना मिला 50K का, तो बाकी 10,000 इज व्हाट? हाँ सर, 10,000 इज एसेट, जिसे हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से डेटर भी कहते हैं। और ये तभी डेटर होता है जब आपने रेवेन्यू को बुक कर लिया और उसके बाद आपके पास कैश रिसीव होने का बात होता है। बात समझ में आया? कुछ नहीं बोलो सर। मतलब कैश रिसीव को यहाँ पर क्या चल रहा है, जब हम लोग कैश पर बेसिस में अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो हमें कैश को किस तरह से देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बेसिक सा असम्पशंस है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके दिमाग में आ जाएगा सर। मतलब आप सोचो कि आपने किसी को 60,000 का चीज बेचा, ठीक है, आपका रेवेन्यू तो 60,000 ही है, बट 60,000 को अभी आपने रेवेन्यू बुक नहीं किया। 60,000 का आपने रेवेन्यू बुक नहीं किया, मतलब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको रेवेन्यू नहीं मान रहे हो, ठीक है। 60,000 का रेवेन्यू आपने नहीं मान रहे हो, लेकिन किसी ने आपको, जिसको आपने सेल किया, कोई आपको 50,000 ऑलरेडी दे के रखा है बिफोर बुकिंग रेवेन्यू। प्लीज टेल, बिफोर बुकिंग revenue 60,000 is your revenue, but before booking revenue, if you receive 50,000 from any person against these particular clothes, so इस 50,000 को आप क्या मानोगे? एसेट मानोगे कि लायबिलिटी मानोगे? लायबिलिटी। थैंक यू सर। ये हम लोग जर्नल एंट्री में भी करते हैं। जब हम लोग जर्नल एंट्री सीखते हैं वहां पर हम लोग एडवांस रिसीट को लायबिलिटी मानते हैं और एडवांस पे को एसेट मानते हैं। इसके पीछे भी मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि ये किसी और का पैसा है, ठीक है।
किसी और का पैसा है, अभी इसको आप रेवेन्यू बुक नहीं किए 60,000, तो जब तक दूसरे का पैसा आपके पास है, मतलब दिस इज योर लायबिलिटी कि आपको उसको प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, चाहे क्लोथ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। तो आपने 50,000 पहले से लेके रखा था, लेकिन प्रोडक्ट सेल करके आपको 60,000 मिलेगा, तो आपने जो 50,000 लेके रखा, दिस इज योर लायबिलिटी सर। सो रेवेन्यू बुक करने से पहले अगर आपने एडवांस लेके रखा तो दैट क्रिएट्स लायबिलिटी। बात समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट यही बताता है सर, व्हेन कैश रिसीव बिफोर रेवेन्यू इज बुक, मतलब 60,000 का रेवेन्यू बुक करने, अकाउंट्स में बुक करने से पहले अगर आपने कैश रिसीव कर लिया तो ये आपका लायबिलिटी क्रिएट करता है। बट 60,000 का रेवेन्यू बुक करने के बाद, व्हेन कैश रिसीव्ड आफ्टर रेवेन्यू इज बुक्ड, you already booked revenue in your account, but after that you find that you only get 50,000 from your customer and still there is 10,000 due in the market, then ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी होगा कि एसेट होगा? बोलो सर। मैं फिर से मैटर को समझाता हूं। आपने 60,000 का प्रोडक्ट बेच दिया और उसको आपने रेवेन्यू भी बता दिया अपने अकाउंट्स में कि भाई मैंने 60,000 का प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, मैंने 60,000 का प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, ये आपने अपने अकाउंट में भी शो कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट 60,000 का तो आपने अकाउंट में शो कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक ही बात है सर, 60,000 का सेल तो है बट कलेक्ट तो आपका 50,000 ही है कैश। सो 10,000 क्या है आपका? मार्केट में ड्यू है ना, तो दिस क्रिएट्स डेटर, ये आपका डेटर हो गया 10,000, मतलब 10,000 का डेटर क्रिएट हो चुका है मार्केट में। तो ये एसेट क्रिएट करता है जब रेवेन्यू बुक पहले हो जाता है और कैश रिसीव बाद में होता है। कैश रिसीव कितना हुआ? 50,000, 60,000 सेल पहले ही बुक हो चुका है, तो अभी 10,000 आपके हिसाब से डेटर है, लायबिलिटी नहीं। मतलब बेसिकली ना टाइमिंग का खेल है, ये पूरा खेल टाइमिंग का है कि कब कौन सा चीज को किस टाइम पे आप एंट्री कर रहे हो। टाइमिंग के बेसिस पे एक ही चीज लायबिलिटी भी हो जाता है, उसी चीज को उल्टा से हिसाब से देखो तो एसेट भी हो जाता है। व्हेन कैश पेड बिफोर एक्सपेंस इज बुक्ड, खर्चा बुक करने से पहले अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो, मतलब बेसिकली इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, एडवांस पेड। खर्चा नहीं हुआ मेरा, मैंने किसी को एडवांस दिया, तो किसी को एडवांस देना आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। क्यों? मानो कि ये जो दुकानदार है, ये जो सप्लायर है, ये जो दुकानदार है, होलसेलर है, मानो कि आप रहते हो किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, से फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम बर्दवान, ठीक है, और यू आर फ्रॉम हावड़ा, ठीक है। नाउ यू विजिट कोलकाता, आप कोलकाता आए, 60,000 का अमाउंट इनको पे किए, सॉरी 60,000 नहीं, टोटल अमाउंट 60,000 का है, जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये टोटल 60,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, 60,000 का, लेकिन 60,000 में से आपने इनको एडवांस पेमेंट किया 20,000, आपने इसको भेज दिया, पेमेंट कर दिया। अब आप इनको बोल रहे हो कि भाई मैंने आपको एडवांस दिया, अब मुझे आप प्रोडक्ट सेल भेज दो, मेरे को सेंड करो, तो बाकी अमाउंट डिलीवरी के बाद मैं आपको दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो 60,000 का प्रोडक्ट आपने 20,000 एडवांस में दे दिया, लेकिन अभी भी आपने 60,000 को अपना, सॉरी 60,000 का तो नहीं था, 50 का था, है ना, एग्जाम्पल में मैं 50 मान लेता हूँ, 50 का प्रोडक्ट है, आपने 20 एडवांस कर दिया, तो आपने अभी इसको ना अपना खर्चा नहीं माना, यू जस्ट ट्रीटेड एज एन एडवांस कि भाई मैंने 20,000 एडवांस दिया। सो दिस 20,000 एडवांस क्रिएट्स लायबिलिटी और एसेट फॉर यू। जो पेमेंट किया 20,000 उसके लिए ये एसेट है सर, इसको हम लोग ट्रेड एडवांस भी बोलते हैं। और ट्रेड एडवांस एसेट क्यों है? क्योंकि आपने एडवांस दिया ना,
तो आप अभी आप एंजॉय करोगे कि भाई जो दुकानदार है ना, ये जो दुकानदार है ना, ये आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचाएगा और इसी का आप मजा लोगे। तो जब आपने एडवांस पेमेंट कर दोगे, भले ही वो खर्चा बाद में होगा, बट अभी उसको एसेट मानना, क्योंकि अभी भी आपने खर्चा को एंट्री नहीं किया। 50,000 का परचेस एक्सपेंस अभी भी एंट्री नहीं हुआ है। तो जब तक 50,000 का परचेस एक्सपेंस नहीं होता है, तब तक 20,000 आपका एडवांस ट्रीट होगा, और ये आपको एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए एडवांस को। क्योंकि बड़ा सिंपल सा रीजन है इसमें कि जब मैं किसी को एडवांस पेमेंट कर देता हूं, अब ये अगले का लायबिलिटी है कि वो अपना काम पूरा करे, अगले का लायबिलिटी, मेरा नहीं। तो मेरा तो एसेट है, क्योंकि मैंने एडवांस दे दिया ना भाई, एडवांस दिया तो सामान बेचो ना, मुझे दो, मुझे चाहिए, मैं तुमको एडवांस भेज दिया। जैसे जब मैं स्टूडेंट से एडवांस पेमेंट लेता हूं तो मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है और स्टूडेंट का एसेट हो जाता है। डॉक्टर का फीस पहले भर दोगे तो डॉक्टर का लायबिलिटी हो जाता है, पेशेंट्स का एसेट हो जाता है कि भाई मैंने तो फीस भर के रखा डॉक्टर का, अब मैं जाऊंगा तो डॉक्टर को मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है वो एडजस्ट करे, आज नहीं कल जरूरत के हिसाब से, वो अलग चीज, बट देखना तो पड़ेगा सर। इसीलिए एडवांस पेमेंट करना आपके लिए एसेट होता है। आप किसी जगह में रेंट लेके रहते हो, पीजी में या कहीं पर आप हॉस्टल में अगर एडवांस पेमेंट करते हो, तो अगला 1 महीने के लिए, क्योंकि आपने पीजी का या हॉस्टल का रेंट भरा, तो अगला 1 मंथ के लिए पीजी वाले आपको उस हॉस्टल से बाहर नहीं कर सकता, बिकॉज यू ऑलरेडी पेड एडवांस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मंथ के स्टार्टिंग में ही आपने पेमेंट कर दिया, तभी आपने उसको एडवांस के हिसाब से, एसेट के हिसाब से उसको एंजॉय करोगे। बोलो सर, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? when cash paid before expense is booked, when cash paid before expense is booked creates assets called trade advance when cash is paid in advance. Similarly, when cash paid after expense is booked, अब खर्चा बुक कर लिया आपने, मतलब आपका 50,000 का खर्चा था, आपने अकाउंट से बुक कर दिया, लेकिन अभी भी 50,000 का एक्सपेंस आप दिखा रहे हो, लेकिन आपने पेमेंट कर कितना करके रखा? 20,000 करके रखा। अभी 30,000 आपका क्या बन जाएगा बोलो तो? लायबिलिटी। इसे ट्रेड पेबल भी कहते हैं, बिकॉज अभी 50,000 को आप अपना खर्चा मान लिए, अकाउंट्स में एंट्री भी कर लिए, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई 50,000 के बदले आपका सिर्फ 50,000 ही दिया हुआ है। तो 50,000 में से 20,000 अगर आपने पे पहले किया है, अभी भी आपका 30,000 क्या है? बाकी है। तो दिस बाकी इज एक्चुअली लायबिलिटी। और पॉइंट टू बी नोटेड, when cash paid after expense is booked, then creates liability called trade payable, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी कहते हैं। So liability, trade payable, outstanding liability, these are some similar words, but just basis of the timings, टाइमिंग के बेसिस पे एंट्री बदल जाता है। जर्नल में भी बदल आ जाएगा ना, एसेट का ट्रीटमेंट जर्नल में क्या होता है और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में क्या होता है? अलग होता है। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। लायबिलिटी कम होने से डेबिट होता है, एसेट कम होने से क्रेडिट होता है। हाँ सर, यस सर, नो? देखो सर, अगर आप कंसंट्रेशनली समझ रहे हो, सुन रहे हो, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन डाउट क्लियर कर लो सर। हेलो अदित्रि, आयन, प्रीतम, साहिल, शुभजीत, सबको पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, यस हुआ। ओके ना? यस सर। ये तो इंजीनियरिंग है अकाउंट्स का, यही अकाउंट्स का इंजीनियरिंग है। आपको इसी को बेस बना के आपको चलना है। अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखते हो ना, तो फर्दर किसी भी तरह एंट्री में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे, अगर आप ये थ्योरी है क्या, रटने वाला चीज है क्या? लोग स्कूल लेवल में, 11-12 लेवल में रटते रहते हैं, बीकॉम का एग्जाम देने जाता है रटते रहता है। अरे रट के कहां तक पहुंचोगे? रटने वाला चीज है ही नहीं। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ सिचुएशंस है। क्यों लायबिलिटी करेंगे, क्यों एसेट करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। टाइमिंग का खेल, टाइमिंग का खेल हर चीज में है सर।
पूरा खेल ही टाइमिंग्स का है। मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट है सर कैश, मतलब ये चीज देखो, ये बेसिकली क्या हो गया ना, ये टाइमिंग के बेसिस में हम लोग कैश को अकाउंट्स में क्या क्या नाम दे दिए, ठीक है। कभी कभी कैश को रिसीव को एसेट बना दिए तो कभी लाइबिलिटी बना दिए, कभी कैश पेमेंट को एसेट बना दिए तो कभी लाइबिलिटी बना दी। अब कहता है कि भाई पैसा तेरा कितना नाम है, हाँ, कैश का कितना नाम है सोचो। भगवान के घर पे दो तो डोनेशन, हाँ सर, दक्षिणा या डोनेशन। टीचर को दो तो फीस, डॉक्टर को दो तो फीस, हाँ। जो जॉब करता है उनके लिए बन जाता है सैलरी। बिजनेसमैन के लिए हो जाता है क्या, बोलो, बिजनेसमैन के लिए क्या नाम पे कैश कहा जाता है, प्रॉफिट, रेवेन्यू। हाँ रेवेन्यू, प्रॉफिट बोलो, ठीक है, हाथ में आएगा। तो भगवान के मंदिर पे डोनेशन हो जाता है, टीचर डॉक्टर के लिए फीस बन जाता है, जॉब वालों के लिए सैलरी बन जाता है, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट बन जाता है, हाँ सर। फिर जो लोग स्मगलिंग करते हैं, हाँ, उनके लिए भी स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि भाई कौन इसको यूज कर रहा है और उसको क्या नाम पे वो चलाता है, ठीक है। पैसा तेरा कितना नाम, इसका एक बहुत अच्छा, एक मैं कहीं पर एक स्टेटस व्हाट्सएप में देखा था, किसी ने लगाया था, मुझे बड़ा मजा आया था, ठीक है। पैसा तेरा कितना नाम, यूज के बेसिस में। पुलिस को दो तो, अगर पुलिस नॉर्मल गवर्नमेंट चार्जेस ले रहा है तो ठीक है, बट अगर वो घूस देना पड़ता है ना, तो घूस क्या हो गया, कैश ही तो है, ब्राइब, हाँ सर। तो वो भी कैश ही है, पर वो देखो यूज के हिसाब से घूस बन गया, हाँ। जो लोग पार्टी में दलाली मारते हैं, हफ्ता उठाते हैं, तो हफ्ता हो गया। डॉन लोग जो डॉनगिरी करते हैं वो भी हफ्ता वसूली करते हैं, वो भी कैश है बट वसूली हो गया, है ना, वसूली बाबा, हाँ सर, समझ रहे हो ना, पैसा वसूल करता है। तो दिस इज लाइक दैट सर। अच्छा, तो ये था एक्चुअल कॉन्सेप्ट का A to Z कॉन्सेप्ट सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली इतना तो समझ आ ही गया आपको कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में कितना वाइटल है, बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है। किसी का मैम के पास क्लास है क्या अभी, किसी का है अभी, मैम ने किसी को क्लास दिया आप लोगों में से किसी को? ना सूरज का सर, क्लास है एकोनो में सर? दे ही नहीं, हाँ, दे ही नहीं मैं एकोनो। ठीक है, देने से बताना अगर बाई चांस देता है तो। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है सर, जो मैचिंग करते हुए चलता है। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंस मैच विद रेवेन्यू, एक्सपेंस के साथ रेवेन्यू मैच करना जरूरी है। ऑल एक्सपेंस मैच विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड का, हाँ सर, should only be taken into consideration in the financial statement of the organization. If any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue should also be recognized. जब आप लोग ऑडिट करने जाओगे ना सर, अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन, ऑडिटर कौन बन सकता है सर? स्टैट्यूटरी ऑडिट बनने का, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, और जो कॉस्ट ऑडिट है वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट के लिए कॉस्ट सीएमए कर सकता है, मतलब जो सीएमए करते हैं वो कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है, और जो फाइनेंशियल ऑडिट है जो पॉपुलर है बड़ा ज्यादा, ठीक है, वो सीए कर सकता है। इसके अलावा एवरी ईयर हर बिजनेस में स्टैट्यूटरी ऑडिट करने से पहले इंटरनल ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। इंटरनल ऑडिट में कंपनी खुद ही अपना रिपोर्ट को ठीक ठाक करने के लिए ऑडिटर से ऑडिट करवाता है। वो कोई भी कर सकता है, पर ज्यादातर केस में सीए में करते हैं, या फिर जो जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो लोग करते हैं। इंटरनल ऑडिट एक कंपनी खुद ही अपना परफॉर्मेंस चेक करता है। क्यों चेक करता है? यही सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ एज पर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई घोटाला तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर घोटाला हो जाता है, अगर कोई भी मिसमैच हो जाता है, अगर रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस मैच नहीं करता, देखो भाई, कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू अर्न करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस के साथ उसको मैच करना पड़ेगा। भाई कहाँ से खर्चा किए, कहाँ से कमाए। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस मैच नहीं करेगा, मतलब मानो कि आपने अभी जो मैं आपको कपड़ा का हिसाब बता रहा था, ये जो कपड़ा बिजनेस का हिसाब आपके साथ में डील कर रहा था,
you invest 50,000 in cloth and then you sell this in 60,000, तो ये मैच होना चाहिए ना. So to earn 60,000 का revenue, you actually expend 50,000, है ना. So if this is not matched, तो कुछ तो घोटाला हो जाएगा. भाई 60,000 का रेवेन्यू दिखा रहे हो, बट इसका खर्चा कहाँ है आपका, या 50,000 का एक्सपेंस दिखा रहे हो, तो इसके बदले में क्या किया, कमाया कहाँ, इनकम क्या है. मतलब अगर इस तरह का ज्यादा मिसमैच नजर आएगा ना, तो ऑडिटर की आंखों में बिजनेसमैन के प्रति, बिजनेस फर्म के प्रति या कंपनी के प्रति क्या होगा, एक नेगेटिव रिपोर्ट रेडी होगा. और ऑडिटर जो रिपोर्ट, 4 तरह का रिपोर्ट दे सकता है सर ऑडिटर, ठीक है. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है, क्लियर रिपोर्ट. क्लियर रिपोर्ट मतलब सबसे बेहतरीन रिपोर्ट, ठीक है. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है, ठीक है. तो अगर एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया ना, तो बिजनेस का टाइम फिश हो जाएगा. ऑडिट रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, ऑडिट रिपोर्ट इतना वाइटल होता है. तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस छोटा छोटा मैटर सर, ये सब बेसिक चीज ही है जो अल्टीमेटली ऑडिट में काम आता है. चोर पकड़ना होता है ना सर, जासूसी करना होता है. एक ऑडिटर क्या करता है, जाके डिटेक्टिव की तरह, डिटेक्टिव चोर पकड़ने जाते हैं, खूनी पकड़ने जाते हैं. ऑडिटर सजा नहीं सुनाता, ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट बताता है. डिटेक्टिव और ऑडिटर के बीच में बस यही फर्क है. डिटेक्टिव उसको पुलिस के पास पकड़ा देता है, ऑडिटर अपना बस रिपोर्ट जनरेट कर देता है. फिर ऑडिटर का रिपोर्ट को देख के रियल लाइफ में अब वो सबमिट करना पड़ता है. अब उसी रिपोर्ट के मुताबिक अभी कंपनी का अगर अच्छा रिपोर्ट है तो ठीक है, अगर खराब रिपोर्ट है तो उसको लेके काफी बात मतलब छानबीन होगा सरकारी तौर पे. जैसे रिसेंटली बाइजू बोल के एक बड़ा फेमस कंपनी है ना सर, जो बेसिकली एडुटेक कंपनी है, आप लोग सुने होंगे. इसका रिसेंटली वैल्यूएशंस को लेके और अकाउंटिंग सिस्टम को लेके काफी बात हुआ है सर, ठीक है. ये जो अकाउंटेंट, जो ऑडिट फर्म, ये देखो सर, ये देखो ICAI प्रूविंग बाइजूस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, देख पा रहे हो सर. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बाइजू का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को लेके काफी चर्चा में अभी. मतलब ऐसा माना जा रहा है कि बाइजू का मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हुआ है, उसमें ये बोला गया है कि मतलब काफी सारा मिसमैच दिख रहा है, इर्रेगुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. मतलब बाइजू प्रॉपर्ली जितना इनकम करता है, बाइजू बहुत वैल्यूएशंस का बिजनेस करता है, लेकिन इतना वैल्यूएशन के बिजनेस करने के बावजूद भी इसके अकाउंट्स रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है. तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का इनके ऊपर रिपोर्ट जनरेट हुआ है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. अभी चलेगा शायद, लास्ट कुछ मंथों से काफी चर्चे में है सर, लास्ट सम फ्यू मंथ्स. तो एवरीथिंग शुड बी मैच्ड, ऐसा नहीं कि मन मर्जी, ठीक है. जस्ट लाइक आप लोग जैसे अकाउंटेंट बन रहे हो ना सर, आगे जाके आप लोग डिटेक्टिव की तरह कंपनी में छानबीन करोगे ना, बिल्कुल सारा चीज का खबर रख सकते हो कि कहाँ क्या हुआ है. कोई भी चीज छुपाया नहीं जा सकता. एक ही कारण से छुपाया जा सकता है, अगर करप्शन अंदर ना हो तो. सिर्फ जब करप्शन होता है तभी दिक्कतें होता है. थोड़ा सा होल्ड करना सर. ठीक है सर, ओके. अब देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है. So in this concept, all expense matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. In the financial statement of organizations, if any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue should also be recognized. This concept is based on actual concept, as it considers the occurrence of expense and income and do not concentrate on actual inflow and outflow of cash. Actually matching concept ना inflow outflow of cash के ऊपर बेस करके नहीं है, वो occurrence of expense and income actual concept के बेसिस में है. मतलब भले ही खर्चा नहीं हुआ है, भले ही खर्चा एक्चुअल में कैश नहीं निकला है, हो सकता है कि आपको कैश मिला भी नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअल रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुका है. तो दिस लीड्स टू एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. और तभी मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को ठिकाना लगाना पड़ता है. अनअर्न्ड और एक्रूड इनकम, जो अर्न हुआ नहीं है
या जो इनकम ड्यू हुआ है आपको मिला नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस आइडेंटिफाई एवरी इनकम। जब जरूरी नहीं कि हर इनकम हर एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करे, बट सम एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड सम आर टाइम बाउंड। फॉर एग्जांपल, सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। सेल होगा तो सेलिंग एक्सपेंस होगा, बट रेंट, सैलरी एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल बेसिस। किसी को रेंट देना है, किसी को सैलरी पे करना है, जैसे मानो सैलरी मंथ के एंड पे पे किया जाता है। हाँ सर, सैलरी या रेंट नॉर्मल केस में मंथ एंड में पे किया जाता है। तो जो मंथ एंड में पे करेंगे, मंथ के स्टार्टिंग में वो क्या हो जाएगा, वो ड्यू हो जाएगा, एक्रूड हो जाएगा। इसीलिए सैलरी और रेंट जैसे खर्चा जो एवरी मंथ होता है, वो हर मंथ के स्टार्टिंग में ड्यू हो जाता है फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स, periodicity concept has also been followed while applying matching concept. एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल करो, आपको समझ में आ जाएगा सर क्या इंजीनियरिंग है इसके पीछे। मिस्टर टीके started cloth business. He purchased 10,000 pieces garment at the rate 100 per piece, ठीक है, and sold 8,000 pieces at the rate 150 per piece. ध्यान से समझना, 10,000 पीस गारमेंट्स मिस्टर टीके खरीद रहा है, कितने करके, 100 टका करके। बेच रहा है 8,000 पीस 150 टका करके। यहाँ पर 2,000 बाकी है अभी भी, हाँ, और इधर 50 टका करके प्रॉफिट लगाया। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2019 he paid shop rent। अब इस बिजनेस को करने के लिए एक शॉप का रेंट भी दे रहा है, दैट इज 3,000 पर मंथ 11 मंथ के लिए। मतलब कुल मिला के साल में 33,000 का भाड़ा बेयर कर रहा है। एंड पेड 8 लाख टू सप्लायर्स ऑफ गारमेंट्स एंड रिसीव्ड 10 लाख फ्रॉम कस्टमर। जो सप्लायर है उसको 8 लाख पे किया है। एक्चुअली 10,000 करके 100 टका कितना होता है, 10 लाख होता है ना। 10 लाख के बदले पेमेंट कितना किया सर, 8 लाख। और 8,000 करके 150 कितना होता है, बोलो। 12 लाख। 8,000 कर से 150 12 लाख होता है क्या? हाँ सर। लेकिन रिसीव कितना किया, 10 लाख। 10 लाख। खेल समझ रहे हो सर? और ऐसा हो ही सकता है, ऐसा सिचुएशंस रियल लाइफ में बार बार होता है। हर एक बिजनेस को इस तरह का सिचुएशंस फॉलो होता है। लेकिन आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू से या पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू से इस सिचुएशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो periodicity concept fixes up the time frame for which the performance is to be measured and financial position is to be appraised. Appraised मतलब select। तो जनवरी 2019 से लेके 2019 तक का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंस का हिसाब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप हमको दिखाए आपको, तो कैसे आप देखोगे इसको। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑपरेट टू मेजर रेवेन्यू 12 लाख। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, वो एक्चुअली 8,000 करके 150 टका करके 8,000 पीस सेल किया, तो 12 लाख उसको रेवेन्यू मिलने वाला है। जो 8,000 पीस 150 टका करके, जो उसका एक्रू हो चुका है 2019 में, बट रिसीव कितना किया, 12 लाख के जगह 10 लाख। एंड ऑल्सो द एक्सपेंस करेक्टली। तो शॉप का रेंट कितना है, 12 महीने का। 12 मंथ इज एन एक्सपेंस इज अमाउंटिंग 36,000, बट उसने पे कितना किया, 33,000। अब देखो सर, पेमेंट रेंट 12 महीने का रेंट होता है, तो उसने 30-60 पे किया, 33 पे किया, 36 अभी उसको पे करना था, वहां पर 3,000 बाकी है। तो शुड द अकाउंटेंट ट्रीट 10 लाख एज एन एक्सपेंस फॉर परचेस ऑफ मर्चेंडाइज एंड शुड ही ट्रीट 1,64 एज प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू माइनस मर्चेंडाइज और शॉप रेंट। मतलब करके देखो आपका एक्चुअल सेल कितना है। आपका एक्चुअल सेल 12 लाख का, रेवेन्यू 12 लाख का है, मर्चेंडाइज एक्चुअली 10 लाख का है, और 36,000 का रेंट एक्चुअली आपको पे करना था, है ना सर। हिसाब लगाओ ना।
10,000 करके अभी तो मैं आपको बताया, 10,000 करके आपका 100 पीसेस था, तो 10,000 करके 100 पीसेस था, उसके लिए आपका खर्चा कितना है? 10 लाख का, ये सर नो? স্যার और बोलो। প্রফিট হচ্ছে 1,64,000। हाँ, तो यही सवाल है सर, लेकिन इस पे कुछ खेल है। रेवेन्यू आप 12 लाख बता रहे हो बट आपको कलेक्ट उतना हुआ नहीं है। खर्चा आप 10 लाख बता रहे हो बट खर्चा उतना आपने किया नहीं है। शॉप का रेंट आपने 36,000 बता रहे हो बट उतना आपने दिया नहीं है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट जरूर आता है। सो 1,64,000 एक्चुअल प्रॉफिट होगा या फिर इसमें कुछ और खेल बनेगा? अब यहाँ पर आपको पीरियडिक प्रॉफिट दैट इज पीरियडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। अब इसका हिसाब कुछ ऐसा होगा, इन द गिवन एग्जांपल। चलो देखो सर, ठीक से देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसका क्या खर्चा और प्रॉफिट होना चाहिए। रेवेन्यू रिलेट्स टू ओनली सेल ऑफ 8,000 पीस ना। आपने 10,000 पीस परचेज किया बट आपने सेल तो 8,000 पीस किया। मतलब 12 लाख का जो दिखा रहे हैं हमको, 10 लाख का जो खर्चा हमें दिखा रहा है वो तो 10,000 पीस के लिए। बात को समझे सर? आपका प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू है, ठीक है, लॉस और एक्सपेंसेस का जो एरिया है। तो आपने एक्चुअली रेवेन्यू कितना किया? 12 लाख। कैसे आया 12 लाख? 8,000 पीस इंटू 150 करके। बहुत अच्छा। तो सर 8,000 पीस का खर्चा कितना है? परचेस कॉस्ट कितना है? 8 लाख कि 10 लाख? 8 लाख। तो फिर हम लोग अगर यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, 10 लाख क्यों माइनस किया फिर? ये तो 10,000 पीस के लिए है। दिस इज फॉर 10,000 पीसेस ना। ये जो एक्सपेंसेस है ये तो 10,000 पीस के लिए है, लेकिन मेरा तो 8,000 पीस ही बेचा, मेरा सेल तो 8,000 पीस हुआ है सर। तो मुझे परचेज भी तो 8,000 ही माइनस करना चाहिए ना। ये सर नो? यस। बोलो। तो मैं 10,000 पीस, 8,000 पीस के साथ 10,000 का खर्चा कैसे माइनस करें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये तो ठीक ठाक नहीं होगा, मैचिंग नहीं हुआ ना फिर। तो आपने 12 लाख का रेवेन्यू कलेक्ट किया, मर्चेंडाइज आपने 8 लाख का एक्चुअली खरीदा था, और शॉप का रेंट 36,000 है, भले ही आपने 3,000 का बाकी रखा, लेकिन खर्चा तो है। तो आपका एक्चुअली प्रॉफिट होगा 12 लाख माइनस 8 लाख 36, दैट इज 3,64,000, ना कि 1,64,000। अब इस पूरा खेल में आपका एसेट लायबिलिटी सिचुएशन देखो। सर आपने टोटल 10,000 पीसेस खरीदा था, उसमें आपने सेल किया 8,000 पीसेस, तो आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? बोलो बोलो। 10,000 पीसेस 2000। में से 2,000। 2,000 पीसेस को आप इन्वेंटरी को कैसे मेंटेन करोगे? कॉस्ट में कि प्रॉफिट में? कॉस्ट। कॉस्ट। सो 2,000 पीस 100 रुपीज करके आपके पास 2 लाख का स्टॉक है। अच्छा, आपने जो टोटल सेल किया था 12 लाख का, क्या आपको पूरा 12 लाख मिल गया? नो। कितना मिला था? 10 लाख। 10 लाख मिला था, है ना सर? आपको 10 लाख मिला था, आपका कस्टमर आपको 10 लाख दिया था। तो अगर 10 लाख दिया था तो अभी मार्केट में आपका डेटर कितना पड़ा हुआ है? मतलब ट्रेड रिसीवेबल जो आपको मिलना चाहिए बट मिला नहीं। बोलो। 2 लाख। 2 लाख। कैश का क्या हिसाब हुआ? आपने कैश रिसीव कितना किया? कस्टमर आपको 10 लाख दिया, है ना? रिसीव 10 लाख का हुआ, और कैश पेमेंट आपसे कितना हुआ? आपका कैश पेमेंट कितना हुआ? मर्चेंडाइज के लिए 8 लाख, और रेंट आपने 36,000 भरा कि 11 महीने का भरा एक्चुअल में? एक्चुअल में आपने 33,000 का रेंट दिया ना फॉर 11 मंथ, 3,000 पर मंथ। तो आपका कैश पेमेंट एक्चुअल में हुआ 8,33,000। तो आपके पास कैश अभी कितना पड़ा हुआ है? 10 लाख माइनस 8 लाख 33, 1,67,000। ये हो गया आपका एसेट। नाउ व्हाट अबाउट लायबिलिटी? सर आपको आपने 10,000 चीजें
10,000 पीसेस आपने 100 रुपीज करके बाय किया, है ना, लेकिन आपने पेमेंट क्या कितनी का किया, पूरा पेमेंट कर दिया कि कुछ बाकी है, बोलो। হ্যাঁ 10 লাখের মধ্যে 2 লাখ বাকি। एक्चुअली आपको 10 लाख पेमेंट करना था, बट आपने 10 लाख पेमेंट तो किया नहीं, है ना, सिचुएशन नहीं भूलना है सर। आपने 10 लाख में से सिर्फ 8 लाख ही पेमेंट किया है, बाकी पेमेंट आपने अभी तक किया नहीं, यस ना। तो जो पेमेंट आपका बाकी है वो आपका क्या हो गया, लायबिलिटी। लायबिलिटी। जो खर्चा करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, एक्सपेंस पेएबल या आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हैं, 3,000 का बाकी है। और जो कैपिटल है आपका उसको आपको लायबिलिटी साइड में लिखना चाहिए, है ना। ये 3,64,000 का प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल के हिसाब से इधर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो आपको रीपे करे, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट ऑलवेज कैपिटल के हिसाब से कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। तो 3,64,000। तो देखो बैलेंस शीट टैली होना मैंडेटरी है। इधर टोटल करो, एसेट हो गया 5,67,000, इधर टोटल करो, एसेट हो लायबिलिटी हो जाएगा 5,67,000, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो होना ही था, भले ही आपका सेल परचेस कैसा भी हो, कितना भी खरीदे, कितना भी बेचे, कितना पैसा दे, कितना पैसा ना दे, बट ये मैच होना जरूरी है। तो ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बोलो सर, कोई शक, कोई डाउट? স্যার ওই 3,64,000 জায়গাটা আরেকবারটি বলবেন? सर क्यों? কেন লাইবিলিটিতে গেল? এটা अरे ये तो मेरा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट तो एसेट से जावे ना। ये कहाँ सुना था तुमने? प्रॉफिट होने से तुम्हारा पूंजी बढ़ता है, एसेट नहीं बढ़ता। रेवेन्यू হচ্ছে। प्रॉफिट तुम्हारे कैपिटल को इंप्रूव कराता है सर। वो सर वही फाइनल अकाउंट्स में भी तो वही करते हो। अगर तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट सर कर लिया तो बोलबो बोल। স্যার প্রফিটটা ওই নেট প্রফিটে অ্যাড হয়, নেট প্রফিটটা যে লাইবিলিটি সাইডে ক্যাপিটালের সাথে যেভাবে অ্যাড হয় ওই রকমই এখানে হচ্ছে কি? हाँ वही सेम कॉन्सेप्ट ना, जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में जो लोग कर चुके हो, वही कॉन्सेप्ट है ना। क्यों करते हैं? अब देखो, अरे भाई हम लोग तो बैलेंस शीट ही टैली करवाए यहाँ पर। जो फाइनल अकाउंट्स में एसेट लायबिलिटी बनता है, फाइनल अकाउंट्स में वही तो है। बस यहाँ पर एक छोटा ट्रांजैक्शंस के बीच में से आपको बताना जा रहा है कि भाई एसेट लायबिलिटी बनाओ। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, कि प्रॉफिट जो होता है ना उसे कैपिटल में क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि प्रॉफिट मेरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ये मेरा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि वो अपने ओनर को दे, है ना। इसीलिए कैपिटल इज लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। और प्रॉफिट मेरा कैपिटल को बढ़ाता है। अगर मैं मानो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख देके, और आप इस साल 2 लाख प्रॉफिट कर लिया, या 3,64,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो 10 लाख के साथ 3,64,000 ऐड करके आपका न्यू कैपिटल हो जाएगा 13,64,000 ना। तो आप इसी तरह से तो बिजनेस अपना पूंजी बढ़ाता है। एक बिजनेस अपना कैपिटल को कैसे ग्रो कराता है? हर साल प्रॉफिट करके ना, तभी तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है, तभी तो न्यू बिजनेस आगे बढ़ता है। या प्रॉफिट करेगा और घर पे लेके चला जाएगा। थोड़ा सा वहां से निकाल सकते हैं ड्राइंग्स करके, ड्राइंग करेगा तो भी कैपिटल ही इफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखना ड्राइंग्स भी रहता है, यहाँ पर ड्राइंग्स का हिसाब नहीं था। अगर मानो कि आपका पुराना कैपिटल था 10 लाख, अगर बिजनेस से ड्राइंग्स उठाया गया, मानो 1 लाख का ड्राइंग्स किया गया घर चलाने के लिए, तो 10 लाख में से 1 लाख घट जाएगा और 3,64,000 ऐड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 12,64,000 कैपिटल दिखता है। ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन जब ड्राइंग्स होगा तब ना। लेकिन हमारे यहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो हमने बस हिसाब किया, हिसाब करके देखा। अगर कोई अकाउंटेंट इसको 1,64,000 का प्रॉफिट मानता तो गलत हो जाता सर, क्योंकि मैचिंग नहीं कर रहा था। 10,000 के साथ 10,000 सेल, 10,000 का परचेज के साथ सेल के साथ 8,000 सेल के साथ 10,000 का खर्चा माइनस नहीं हो सकता, मैच होना जरूरी है। 8,000 पीस बेच रहे हो तो 8,000 के साथ 8,000 का ही हिसाब होना चाहिए। रेंट ठीक है, 36,000 का रेंट ठीक है, इसीलिए तो ये 36,000 यहाँ पर रेंट दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपका यहाँ पर बाकी भी रह गया रेंट 3,000 का।
इसीलिए क्लियर, बोलो सर, है सर। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस नेक्स्ट क्लास में आपको गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये सब चीजों में बात करूंगा। आपको एकदम पीएल बैलेंस शीट का पूरा क्लैरिटी के साथ ही आप लोग आगे बढ़ोगे सर, ठीक है। और इसके साथ साथ जिसका जर्नल हो चुका है वो जर्नल प्रैक्टिस करते रहे, और जिसका जर्नल नहीं हुआ है वो प्लीज एक बार बेसिक्स का क्लास लेके, जो मेरा फंडामेंटल बेसिक्स है जो, वो लेके वहां पर से जर्नल एंट्रीज वगैरह प्रैक्टिस करें सर, अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जर्नल, लेजर, ओपनिंग एंट्री, ये सब जरूर एक बार प्रैक्टिस कर ले सर, या फिर रिवाइज कर ले, बिकॉज बहुत वाइटल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जर्नल एंट्री प्रैक्टिस हो जाए, आपको अकाउंट्स में कोई नहीं रोक सकता। और जब आप लोग मैम का क्लास करोगे, क्योंकि मैम सारा एडवांस टॉपिक आप लोगों को जब चैप्टर वाइज कराएगा ना, आपको डेबिट क्रेडिट में कोई गलती नहीं होना चाहिए सर। यही मेरा काम है सर। मैम ने मुझे अकाउंट्स में ही काम दिया है कि भाई आप अकाउंट्स में बेस बनाओ, क्योंकि लोगों का बेस नहीं है, और बेस ना होने के कारण एडवांस लेवल में चाहे आप फाइनल अकाउंट्स कर लो, पार्टनरशिप कर लो, कंपनी अकाउंट्स कर लो, एनपीओ कर लो, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज में एक ही प्रॉब्लम है, लोगों का बेस खराब होने के कारण ना वो डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। बड़े से बड़े लोग सर, क्या बताऊं आपको, बिकॉज वो कभी ये जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है ना, इसको कभी पढ़ता ही नहीं है कोई। कौन पढ़ेगा भाई, इतना कौन मेहनत करेगा? अरे भाई मेहनत नहीं करेगा तो फिर कभी वो चार्टर्ड सीएमए बनने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। कोई बात नहीं सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बात करते স্যার আমাকে একটা নোটসটা দিয়ে দিও, আমার কাছে নোটসটা নেই। हैं। यस, किसी को नहीं भेजा मैंने नोट्स, ये नोट्स मैं शेयर करूंगा सर, ठीक है। सर ओके सर, हाँ एग्जाम में, बोलो, बोलो। सर एग्जाम में अकाउंट থিওরি আসবে? यस, আপনি ये যেগুলো सर ये जो मैं करा रहा हूँ ना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। এমসিকিউ? एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है सर, टाटा फिर, बाय।